अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी मुल्क की मजबूती का जो दारो मदार होता है वो उसकी कानून की बालादस्ती पे होता है, और ख़ास तौर पे कानून ही वो आला कार है जो हमें माशरे में जीने के आदाब सिखाता है। नाज़रीन, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि जो हमारे साबका चीफ जस्टिस हैं साबिक निसार साहब, उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए GPK के साबका चीफ जस्टिस ने राना शमीम साहब ने, एक तो आज हम उस पर बात करेंगे। सेकेंडली, इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिन मुश्किलात का सामना कर रही है, इसके अलावा अपोजिशन जो है वो तमाम तर जमातें इकट्ठी होके एक बड़ी मजबूत अपोजिशन उभर के सामने आ रही है। तो आने वाले चंद दिनों में खास तौर पे पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार करती है, इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा सैयद सबते हैदर बुखारी साहब, और साथ ही तशरीफ रखते हैं रिशान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, और हमें ज्वाइन किया है हमारे रजा अब्बासी साहब ने जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं। तो मैं शाह साहब से बात शुरू करूंगा। शाह साहब, सबसे पहले सर ये बताएं कि जिस तरह हमारे दोनों चीफ जस्टिस हैं वो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं सर कि हमारे कानून पे जो लोगों को एतबार है, जो कॉन्फिडेंस है, उसका क्या बनेगा, और आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि साकिब निसार साहब मुअज़्ज़ज़ अदलिया के चीफ जस्टिस रहे, राना शमीम साहब भी चीफ जज रहे GPK। जी जी। और मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ तो इदारों की बेतुकीरी करना है, और दूसरा चीज़ ये है कि एक इसको पॉलिटिकली फेम में लेके चलना इस ब्लेम गेम को। ठीक हो गया। मैं ये बड़ी वादे तौर पर ये खुदा ताला की तरफ से है कि मुकाफात अमल है, ऐसे कह सकते हैं। ये कभी ये हमारे कुछ साबका हुक्मरान जस्टिस को भी यूं ही कॉलें करते थे। हमने तो हमेशा ये देखा है, क्योंकि हमने तो नाइंसाफियाँ देखी हैं, अदलिया का बायस होना देखा है, और ये चीज़ें। और मेरे ख्याल में कि इन हालात में, और मैं भाई रिशान साहब की जो जमात के हैं उन लोगों को भी मुझे नहीं समझ आ रही कि उनके मिनिस्टर्स आगे स्टेटमेंट देने, देखें ये जैसे उनके दुम पे किसी ने पाँव रख दिया। ठीक हो गया। ठीक है, ये प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बातें करी जा रहे हैं। भाई ये किसी की स्टेटमेंट आई है या कोई चीज़ थी, इन्हें कम से कम इतनी सेंस होनी चाहिए इन नायलों को कि आप 2018 में थे ही नहीं। या तो फिर मुझे ये समझ आ रहा है कि इन्होंने अपने जिन्होंने एहसान इन पे किया हुआ है, साकिब निसार साहब ने इन पे जो एहसान किया हुआ है, उसका बदला उतारने के लिए ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखिए, अदलिया पे ऐसी चीज़ों की वजह से एक तो हमारा जुडिशरी सिस्टम पहले ही बहुत वीक है। ठीक है। यहाँ पे केसेस चल रहे होते हैं बहुत सारे, जिन्हें सिविल मैटर्स हों या दूसरे क्रिमिनल मैटर्स, तो हमारे डिसीजन आने में दो नस्लें गुजर जाती हैं। देखें, बजाय उसकी बेहतरी के, आज अगर आप देखें इन चीज़ों को लेकर जाएं तो एक आम शख्स जो है वो किस पे एतबार करेगा? वो हमेशा दरवाजा खटखटाता है, अदालत का खटखटाता है कि शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। अगर हमारे इदारों की भी यही हैसियत रही, यूं 22 किस्म के जो फैसले आते, बातें होती रहीं, ये इदारों की तस्लील है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। आप क्या कहते हैं रिशान साहब? जैसे कि शाह साहब ने कहा कि आपका तो ये मामला ही नहीं था, 2018 में आप लोग नहीं थे, फिर आपको ऐसी स्टेटमेंट्स देने की क्यों जरूरत पेश आई? लेकिन ये तो स्टेटमेंट एक जज की तरफ से आई है और प्रॉपर रिटर्न पोजीशन में है। लेकिन आप साकिब साहब को डिफेंड कर रहे हैं ना, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं। साकिब साहब एक इदारे के हेड थे, ये ओवरऑल एक इदारे को डिफेंड किया जा रहा है। तो इसमें अगर वो उसको बायस्ड पे कहें तो मैं तो नहीं समझूंगा कि ये बायस्ड है। अभी एक इदारा है, उसके अपने ही जज है, उन्होंने अपने कितने बड़े उदारे की तौहीन की है। अगर तौहीन ये खुद ही करते रहेंगे तो कौन इस पे रेस्पेक्ट करेगा इस इदारे की? पहले ही हम इंसाफ में 130 नंबर पर हैं। ऊपर से पहले इन पे यही होता था कि हमें मोस्टली एजेंसीज की तरफ से ब्लैकमेल और ब्लेम किया जाता है। तो अभी एक रिटर्न स्टेटमेंट आई है जो कि अपने जज ने दी है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक बेतुकी सी बात है कि बंदा ये कह दे कि
जो इनके लोग हैं बाकी इदारे इनको परेशान कर रहे हैं, जुडिशरी को बदनाम कर रहे हैं। जुडिशरी में अपने ही लोग हैं, जैसे आज ही अगर ये स्टेटमेंट आई है तो ये 3-4 साल पहले ये इनका ज़मीर कहाँ पे था। देखिए क्या ये ज़मीर उस वक्त अपने ज़मीर को मलामत नहीं कर सकते थे। जब ये फैसला हो रहा था तो ये फौरन आते, उसी कोर्ट में एंटर हो जाते, उसी टाइम ये एंटर हो जाते हैं कोर्ट में, और वो आके बताते कि यार ये मैंने फोन कॉल सुन लिया, मैं इसमें एक गवाह के तौर पे आया हूँ, ताकि ये लोग उनको किसी स्टेज पे भी उनको रिजेक्ट ना कर सकते, ना इनको नाअहल कर सकते। चलिए शाह साहब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपको बता दूं, चले तो उनका ज़मीर तो बाद में ये तो एक हमारी रवायत है कि 63 साल की उम्र में हमारे जजों का, जर्नलों का, ब्यूरोक्रेट्स का ज़मीर जागता है। वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, घर में पड़े रहते हैं, फिर वो बुक लिखेंगे, कोई इंकशाफ करेंगे। ये बड़े अफसोस की बात होती है कि जब वो सर्विसेज में वो देखें, जब वो खामोश रहे या जितना सा उन्होंने ये बातें नहीं की, हसरत की बात नहीं की, वो उस जुर्म में शरीक होते हैं। मगर एक जज आए हमारे हाई कोर्ट के, शौकत सिद्दीकी साहब, तो अभी सर्विस में है, ठीक है, उनको फोर्स लीव पे इस गवर्नमेंट ने भेज दिया। जब उन्होंने जब किसी इदारे के या किसी बारे में उन्होंने बात की तो उन्हें तो फोर्स लीव पे भेजा हुआ है ना, वो तो अभी कोई रिटायर तो नहीं हुए ना। ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं। अच्छा चलिए अब्बास साहब आपकी तरफ आता हूं। कहा यह भी जाता है कि नून लीग का हमेशा ये वतीरा रहा कि एक तो वो अदालतों के जो मामलात होते हैं उन पे बड़ा असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, इससे पहले भी अरशद मलिक साहब की जो आप वीडियो लेके आएंगे, और अब चूंकि आपके मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के जो केस हैं वो इख्तिताम पजीर होने वाले हैं, तो इस वजह से राना शमीम साहब से ऐसा बयान दिलवाना, इसमें पीछे आपका भी हाथ हो सकता है। और कहा यह भी जाता है कि उनको वहां लगाने वाला भी मुस्लिम लीग नून ही थी। राज साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में आज बुलाया। सर मैं बेसिकली एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। सबसे पहले मैं उस सहाफी का जिक्र करना चाहूंगा जिन्होंने एक खबर ब्रेक की। अंसार वारिस साहब की वजह शोहरत उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी हार्ड वर्किंग है और उनकी लॉयल्टी है। लेकिन आप चले अंसार वारिस साहब की आप बात करते हैं, मैं मीडिया में बात नहीं करता, लेकिन जिस अदारे से वो रिलेटेड है उसको भी आप देखें। मैं उसी तरफ जी वो तो आपका खरीदा हुआ है। मुझे सर 2 मिनट अगर आप दे दें तो सर, अंसार वारिस साहब की हमेशा से ये हिस्ट्री रही है कि उन्होंने माजी में बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की हैं, और उनकी वजह शोहरत यह है कि हमेशा वो रिसर्च करके और उनकी खबरों में प्रोफेशनलिज्म नजर आती है। जहां तक इस खबर का ताल्लुक है, मैं कल उनको सुन रहा था जिस तरह उन्होंने जिक्र किया कि जब बेसिकली उनके पास एफिडेविट आया तो इस एफिडेविट में जो दोनों चीफ जस्टिस हजरात थे उन्होंने उनसे राब्ता किया। उन्होंने जस्टिस शमीम साहब से राब्ता किया और उन्होंने वैलिडेट किया, उन्होंने वैलिडेट किया कि ये जो एफिडेविट है ये उन्हीं का है। उसके बाद उन्होंने साकिब निसार साहब से भी राब्ता किया, और उसके बाद दोनों कंसर्न बॉडी से राब्ता करने के बाद उन्होंने ये खबर ब्रेक की। अब मामला आ गया है अदालत के पास, अब मामला है रिस्पेक्ट ऑफ द जुडिशरी का इशू आ गया है। अब मेरे पर्सपेक्टिव से अदालत को, जिस तरह भी हमने देखा पिछले कुछ अरसे से कुछ स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अदालत को एक इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और उसके बाद बेसिकली जो भी हकायक है वो लोगों के सामने लाने चाहिए, क्योंकि मामला अब आगे निकल गया है, अब अदालत की क्रेडिबिलिटी का इशू है। अच्छा सर, मैं एक और बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि अदलिया वो मुकाम हासिल नहीं कर सकी है जिसमें 2 फरीक, मिसाल के तौर पे आप और मैं एक दूसरे से अपोज करते हैं। तो हमारा इतना एतमाद अदलिया पे होना चाहिए कि अगर ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है और ये इंसाफ की बेस पे फैसला सुनाएगा। मैं आपको एक और चीज हाईलाइट करना चाहता हूं कि अगर हम इस एफिडेविट को देखें तो इसमें एक पैराग्राफ है जिसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो साबिक चीफ जस्टिस साहब है वो 27 लोग, अपने 27 जो फैमिली मेंबर है उनके हमरा वहां पे गए थे। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जरूरी होनी चाहिए कि आया कि वो अपने खर्चे से गए थे या हमारे टैक्स पेयर के खर्चे से गए थे। कि ऐसा तो नहीं है कि सरकारी खजाने को या हमारे जो टैक्स पेयर के पैसे से अगर उनकी मूवमेंट हुई थी तो ये एक सीरियस कंसर्न है। कैसी अब्बास साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके सुने अब्बास साहब, आपके मियां साहब का नाश्ता हेलीकॉप्टर में आता था, आप सरकारी खर्च की बात करते हैं, और जहां तक रहा कि आप अदालतों को कह रहे हैं कि तनकीद बनाया गया है, सबसे ज्यादा वतीरा तो आपका रहा कि जब आपके हाथ में कोई केस आता है अदालतें अच्छी हो जाती हैं, जब बुरा आता है तो आप उसको पीटने लगते हैं। अच्छा देखिए, अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अभी किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं चले मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। शाह साहब आप बताएं सर, जैसे कि आपने भी कहा कि अक्सर आपके साथ नाइंसाफियां बहुत सी हुई, लेकिन कभी पीपल पार्टी ने अदालतों को निशाना
نہیں بنایا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ہماری جو باقی پارٹیاں ان کو کیا کرنا چاہیے خاص طور پہ؟ یقین رکھتے ہیں. جی جی. اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو شوکت صدیقی کا آ گیا، جسٹس قیوم کا آ گیا، یہ رانا شمیم کا آ گیا، اگر یہ چیزیں پہلے جسے ہم جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، ٹھیک ہے، ہم تو شروع سے جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، اس بینچ کے ایک جج نے، نسیم حسن شاہ نے بھی یہ کہا کہ ہمیں بائی فورس، بائی ہوک اور ٹک ہم سے یہ فیصلہ کروایا گیا. اس وقت بھی اگر جوڈیشل کونسل ایکشن لیتی اور کچھ لوگوں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے نا، تو میرے خیال میں یہ سارا نظام ٹھیک ہے. شاہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قانون میں تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ ہمارے قانون ہمارا سب سے اچھا ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہے، عمل درآمد عمل نہیں ہے. ضروری ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ابھی نیب کے کیسز ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، 25 سال پرانا ایک کیس چل رہا ہے زرداری صاحب پہ، چلایا گیا، ٹھیک ہے. ہم نے اس میں 2014 سے فائل کیا ہوا ہے کہ بھائی اس کی ججمنٹ، اس کا ڈیسیجن کیا جائے. ہم نے اپیلیں کی ہوئی ہیں آج تک، مطلب آج بھی ہیئرنگ تھی، کل بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، تو ابھی تک وہ ایویڈنس نہیں لا سکے کہ یہ کیس ہم نے بنایا ہوا ہے. 25 سال پرانا کیس ہے، 7 سال ہو گئے ہمیں اس کا فیصلے کے لیے، اس کی شہادتیں طلب کرنے کے لیے کہ آپ اپنے ایویڈنس لائیں تاکہ ایک انصاف کا بول بالا ہو سکے. ہمیں عدلیہ پہ اتنا یقین ہے، کوئی ہماری فیور میں نہیں آ سکتا، کوئی غلط آئے، جو بھی آئے ہمارے خلاف آئے، ہماری فیور میں آئے، یہ چیزیں نہیں، مگر ہمیں اس عدلیہ پہ، اپنی عدلیہ پہ اعتماد ہے کہ کچھ لوگ اپنی تشہیر کے لیے کرتے ہیں. حاکم نثار صاحب نے کچھ فیصلے ایسے 22 فیصلے کیے کہ ان کی اپنے ہی فیصلوں کے خلاف ادارے اپیلوں میں گئے. یہ بھی بڑی ایک حیرت کن بات ہے کہ آپ کے اپنے بینچ کے فیصلوں کو مطلب لارجر بینچ میں اپیل میں لے کے جائیں، ٹھیک ہے. اسی طرح انہوں نے کیا، جیسے باسی صاحب یہ جو فرما رہے تھے، دیکھیں انہوں نے پہلے چندے اکٹھے کیے ڈیم بناؤ مہم کے لیے، 10 ارب روپیہ تقریباً وہ انہوں نے اکٹھا کر لیا جی. سرکاری ملازمین کے تنخواہوں سے 13 ارب روپیہ نکلوا لیا انہوں نے چندہ ریز کر کے، مگر آج اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی اس عطا پتہ نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے. اسی طرح میاں صاحب نے بھی اپنی یہ، کیونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، انہوں نے بھی ایک بار شروع کیا تھا، کر اتارو ملک سنوارو، آج اس کا کوئی ریکارڈ نہیں آیا کیا ہوا، کتنے قرضے انہوں نے اتارے یا کتنے ان کی پاکٹ میں گئے. نواز شریف 1 نواز شریف 2 نام سے 2 اکاؤنٹ تھے جن کا آج تک کوئی ریکارڈ ہمارے پاس تو نہیں آیا. تو ایسے معاملات کی تحقیقات ہونا ضروری ہے. اچھا ذیشان صاحب آپ یہ بتائیں، آپ تبدیلی کی بات کرتے تھے، نئی قانون کی بات کرتے تھے، قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، لیکن اب تو تقریباً کوئی 3.25 سال ہو گئے ہیں آپ کو آئے ہوئے، ابھی تک ہمیں کیا اداروں میں تبدیلی نظر آئی؟ ہمیں تو ادارے پہلے سے ہی زیادہ پستی کی طرف گامزن نظر آ رہے ہیں. تو باقی آپ کے پاس بڑا تھوڑا سا وقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چند مہینے، اس کے بعد تو ویسے ہی الیکشن کی فضا شروع ہو جائے گی. تو نیکسٹ الیکشن میں آپ عوام کے پاس کیا موٹو لے کے جائیں گے؟ جی بالکل اجاز صاحب، آپ کا یہ پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بہت وقت کم ہے، سمجھے چند مہینے ہی ہیں. تو قانون کی بالادستی پہ دیکھیں میں بھی یقین رکھتا ہوں اور ہونا بھی چاہیے. ایز اے پاکستانی جماعت سے نکل کے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایز اے پاکستانی قانون پہ ہمیں بالادستی پہ یقین کرنا چاہیے، قانون کو ماننا چاہیے. نہ کوئی جنرل، نہ کوئی جج، نہ کوئی جرنلسٹ، نہ پولیٹیشنس، کوئی بھی اس سے والدار نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ابھی کافی ہماری جوڈیشری نے اپنے آپ کو جہاں پہ بھی نا انہوں نے اپنے آپ کو بلیم کروایا، مطلب بلیم اس سٹیج پہ کروایا ہے کہ سنڈے کو بھی انہوں نے فیصلے کر دیے ہیں، ایسے ایسے فیصلے کر رہی ہیں. ایک جماعت ہے، بالکل میں اپنے بھائی سبتے حیدر صاحب پہ بالکل ایگری کرتا ہوں، ان کی جماعت اس لیول پہ کافی میجورٹی رکھتی ہے کہ وہ کافی چیزیں فیس کرتے ہیں، وہ اس میں نہ باعث نہیں ہوتے اور ان کو خرید و فروخت میں نہیں جاتے کہ یار یہ سنڈے ہمارا فیصلہ کروا دیں. بلکہ میں ان کی ایک ٹی ایل پی کے معاملے میں ان کی بہت بڑی میچورٹی پیپلز پارٹی نے بالکل میچور جماعت مان کے کی ہے کہ ایک چیز ہے، اگر وہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں تو ان کو اس لیول پہ نہ سپورٹ کیا جائے کہ کوئی بھی آ کے اسلام آباد ہوائی جہاز کر لے. تو ایسے معاملات میں جیسے پی ایم ایل این ہے نا، اس کی بہت زیادہ انفلوئنس رہتی ہے، اداروں میں بھی رہتی ہے، ان جو بھی سمجھے کہ یہ گروپ آتے ہیں ان کو بھی سمجھے کہ جہاں پہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کسی بھی جگہ کو ہائی جیک کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اپوزیشن میں یہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور جب یہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ مظلوم بن جاتے ہیں. دیکھیں یہ ہمیں کام نہیں، سارا کچھ بھول جاتے ہیں، سارا کچھ بھول جاتے ہیں اور خود بادشاہ سلامت والا سٹائل ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے نا میں خود آپ کو بار بار اس چیز پہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی بالادستی پہ
अगर पीटीआई भी इसमें बायस्ड होने की कोशिश करेगी तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया। कानून की पाकिस्तान ये है ना जी, जो अभी कानून आपका की बालादस्ती agreement और पाकिस्तान ये सबसे पहले है। नहीं, आप एग्रीमेंट को टीएलपी टीटीपी से जो एग्रीमेंट्स हैं उनको हाउस में क्यों नहीं ला रहे? अवाम को पता होना चाहिए ना। देखिए ये भी तो है, बिल्कुल ये मायदा आपको लाना चाहिए, असेंबली में लेके आना चाहिए। अभी वो मीडिया पब्लिश भी नहीं है। जैसे वो मीडिया पब्लिश होंगे ऑटोमेटिकली सब चलें अब्बास साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, क्या कहते हैं आप सर, आपके जो लीडर हैं क्या वजह है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर आप कानून की बालादस्ती की भी बात करते हैं, आप अदारों पे एतमाद की भी बात करते हैं, तो उनको अदारों पे कानून पे एतबार क्यों नहीं है? वो मुल्क में रह के सियासत क्यों नहीं करते? सर देखिए, मैं एक दो चीज़ें जो अभी ये भाई डिस्कस कर रहे थे, पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। सर तहरीक इंसाफ को एक स्टार्ट से एक चीज़ पढ़ाई गई थी, कायदा दिया गया था कि बगस नवाज, बस तुम हर चीज़ नवाज शरीफ पर डाल दो, इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, लेकिन हर चीज़ आप नवाज शरीफ पर डाल दें। ये जो टीएलपी के मेरे भाई बात कर रहे हैं, आपको पता है सबसे पॉजिटिव रोल जो था वो पीएमएलएन का था, जो टीएलपी के पूरे इस प्रोटेस्ट पे अगर थोड़ा सा भी इंतशार फैलने की देर थी, खुदा ना ख्वास्ता थोड़ा सा भी कोई पार्टी एक्टिव होती, क्योंकि पीएमएल इस टाइम मेजॉरिटी में है, पीएमएलएन थोड़ी सी भी एक्टिव होती या कोई और पार्टी होती तो मुल्क में काफी इंतशार फैल सकता था। लेकिन जो रोल पीएमएलएन और अपोजिशन पार्टीज ने और पीडीएम ने किया, ये अपनी मिसाल आप है, और इन्होंने मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसको बहुत तारीख में भी याद रखा जाएगा। मैं आता हूँ सर, दूसरा ये जो बात करते हैं ना हमारे भाई के, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है कि आपने मुआहदा कर लिया एक रात पहले, जिस जमात को आप कह रहे थे कि ये इंडिया के एजेंट्स हैं, आप उनको इंडिया के साथ जोड़े थे, रॉ के साथ जोड़े थे, अगले दिन आपके लिए सब कुछ ठीक हो गया और आपने वो मुआहदे भी छुपा दिए और आप कोई चीज असेंबली के ऊपर भी नहीं क्या एग्रीमेंट हुआ है? की बात यह है, ये हिस्ट्री में ये हिस्ट्री की ऐसी जमात है कि इनके हमने माजी में देखा कि जब भी कोई गवर्नमेंट्स बनती थी उनकी पूरी कैबिनेट ऑन बोर्ड होती थी, सारे सिंक होते थे, इनका को इंटीरियर मिनिस्टर कोई फैसला करता है, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को नहीं पता होता है, इंफॉर्मेशन जो करता है वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता होता है, इवन के प्राइम ऐसे डिसीजन हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी बाद में पता चलता है। सर हम तो हैरान है कि मुल्क ऐसे एड हॉक बेसिस पे चल रहा है। सर हमारे लिए ये लम्हा फिक्री है। अब मैं सर आपकी तरफ आता हूं कि लीडरशिप बाहर चले जाते हैं। सर देखें, पीएमएलएन काफी स्ट्रेंथ से काम कर रही है पाकिस्तान में, पार्टी अभी भी आपकी पार्लियामेंट्स में, असेंबलीज में आप चले जाएं, वहां पे हम मेजॉरिटी में बैठे हुए हैं, तमाम चीजों को देख रहे हैं। और जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, आपको पता है कि सर उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। अभी जो आप एग्जाम्पल ले लें, ये जो जस्टिस शमीम साहब का बयान आया, माजी में अरशद साहब अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनका बयान आया, शौकत सिद्दीक साहब का बयान आया, उनसे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बल्कि कल मेरी वकील साहब से बात हो रही थी, जब इस तरह का ट्रायल चल रहा हो और जब इस तरह की स्टेटमेंट्स आपके मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन के मोस्ट क्रेडिबल जजेस की तरफ से आ जाए, तो आपका तो वैसे ही वो जो ट्रायल है वो खत्म हो जाता है। तो लिहाजा इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे भी मुल्क में और चौथी बार प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। चलिए अब्बास साहब हम दोबारा बात करते हैं। दिशान साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। शरी आपकी तरफ दोबारा मैं आता हूं। जिस तरह आप दोबारा पीडीएम का हिस्सा बन रहे हैं, मौलाना साहब और बिलावल की मुलाकातें हो रही हैं और हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज आप शुरू करने जा रहे हैं, कुछ हद में एतमाद की तरफ भी जा रहे हैं, हम क्या समझें कि पहले की तरह ही होगा या इस दफा आपका जो अटैक है वो वाकई हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा करेगा? देखें जी, हुकूमत पे हमने क्या अटैक करना, हुकूमत तो खुद सहारों पे खड़ी हुई है। अभी आप देख लें कि अभी पिछले दिनों उन्होंने जॉइंट सेशन कॉल किया, फिर इन्हें नाकामी नजर आई, फिर उन्होंने कैंसिल किया, फिर कल एहतियातियों को बुलाया, फिर उन्होंने खजानों के मुंह खोले, ठीक है, फिर उनको राजी किया, फिर अब दोबारा जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है। हम जो अटैक कर रहे हैं कि हमने अटैक उस चीज़ पे करना है कि कोई भी गैर आइनी तरीक़ेकार या कोई ऐसा गैर आइनी कानून पास करने की कोशिश ना की जाए जिससे इस मुल्क की इस्तेकामत को ख़तरा हो। बिलावल साहब का फजल रहमान साहब से मिलना, बाकी दीगर जमातों से मिलना है, अपोजिशन का इकट्ठा होना है। अपोजिशन का इकट्ठा होना इसलिए ज़रूरी है, जो सिलेक्टेड अभी ये लोग हैं, जो ये हुकूमत है, ये असल में चाहती है कि ये सियासी पॉलिटिकली सिस्टम रोल बैक हो जाए।
یہ جو بات کرتے ہیں نا ای وی ایم کی، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ اس کا دنیا میں 20 ممالک میں یہ استعمال ہوئی، ٹھیک ہے، 20 میں سے 9 نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ابھی 6 نے استعمال ہوئی۔ اگر جرمنی کا آپ الیکشن 2009 کا بھی دیکھیں تو وہاں کی سپریم کورٹ نے ای وی ایم کو بھی کہا کہ یہ فیلئر ہے۔ دیکھیں پہلے آپ دیکھیں آر ٹی ایس سسٹم، ہم یہ ای وی ایم والا جو قانون ہے، دیکھیں ان کی کارکردگی تو پی ٹی آئی کی ہے نہیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ انہیں ووٹ دیں، کریڈیبلٹی اب ان کی رہی کوئی نہیں۔ انہوں نے اب ذرا جس طرح آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ کے کہ یہ آئے تھے، یہ بھی اسی طرح ای وی ایم کو دوبارہ بٹھا کے ٹیکنالوجی کے تھرو اس طرح ہی آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی حقیقت جو ہے وہ سارے دنیا پہ اور ہر ملک کے ہر شخص کے بچے پہ یہاں ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے ایسا کوئی اقدام بھی نہیں کیا کہ مطلب پروٹیسٹ کرنا ایک رائٹ ہے، اپوزیشن کا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، انفلیشن انکریزنگ آف پرائسز، ہم نے پروٹیسٹ کیے، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، ہم کو روکنا ہے کہ یار خدا کے لیے آپ کا تو وجود ہے ہی نہیں، جن جماعتوں کا وجود ہے، کیونکہ یہ تو ایک اچار بنا ہوا ہے نا ان کا، جو ابھی گورنمنٹ ہے جو آپ کی، وہ دیکھیں اس کو ذرا آپ کتنے کی میجارٹی آپ کو اتنا بھی معلوم ہے، 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی بھی اسی طرح ہی کھڑی ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رہی، تو ہم اسی وجہ سے کیا ہے، جس کو پولیٹیکل پارٹی کو جب بھی فیئر الیکشن ہوگا، وہ فیئر الیکشن سے کوئی پارٹی آتی ہے، اس کو میجارٹی ملنی چاہیے، اس کو کام کرنے کے لیے ایکسیپٹ کریں نا، میجارٹی میں نہیں آئے مطلب الیکشن فیئر ہوا۔ آپ آر ٹی ایس سسٹم کے تھرو آئے ہیں بھائی، دیکھیں آر ٹی ایس سسٹم کی ڈیوریشن، چلیں آپ کی طرف آتا ہوں، کیا وجہ ہے آپ یہ مشین ووٹنگ پہ کیوں آنا ہے؟ نہیں آر ٹی ایس سسٹم کی دیکھیں آپ قانون سازی میں تو آپ ناکام ہو گئے، تو اس پہ بد ضد کیوں ہے آپ؟ دیکھیں آر ٹی ایس سسٹم، میں ایک پہلا پوائنٹ جو میں ایک بات میں ایک آر ٹی ایس سسٹم کا پوائنٹ کرتا ہوں، ذرا آپ کو میں بتا دوں، آر ٹی ایس سسٹم پہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے 37 اعتراضات کیے ہیں، 37، ایک نہیں کہ آپ اس کو ویو کر دیں گے بھائی، میرے 37 اعتراضات ہیں، آپ ذرا ڈیٹیل سے پڑھیے گا، میں پھر آپ میرے سے بات کیجئے گا۔ میں نہیں آر ٹی ایس 2018 میں آیا نا، میں اس پہ میں ابھی ای وی ایم کی بات کر رہا ہوں، یہ ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، 37 اعتراضات ہیں، آپ کر لیجئے گا پھر۔ نہیں اس میں اعتراضات آئے ہیں اسی طرح ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہارڈ کاپیز مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب بھی اگر سابقہ الیکشن امریکہ کا بھی دیکھیں تو ٹرمپ نے کیا شور کیا ہوا ہے، اسی بات پہ کیا ہوا ہے۔ پوائنٹ میں کہوں گا، اگر آپ آر ٹی ایس سسٹم کا چلیں ذیشان صاحب آپ وضاحت کریں۔ آر ٹی ایس سسٹم کا آپ کہہ رہے ہیں نا، اس میں آپ کو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ انفارمیشن حاصل کر لیں کہ 2008 میں آر ٹی ایس سسٹم جب ڈیڈ ہوا ہے، اس ڈیوریشن میں سب سے زیادہ تو پی ایم ایل این کی سیٹس نکلی ہیں، اور یہ بھی میں آن ریکارڈ چیلنج پہ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو بے شک چیک کر لیں۔ ابھی پھر یہ تو آر ٹی ایس سسٹم کا پوائنٹ کلیئر ہو گیا، پھر میرے بھائی کا وہ پوائنٹ آیا تھا کہ ٹی ایل پی کو ہم نے سپورٹ کیا، دیکھیں یہ تو رانا ثناء اللہ صاحب ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ ٹی ایل پی کو سپورٹ کرنا بہت بڑی ہماری غلطی تھی، اور یہ آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ دیکھیں جن کو اپوزیشن مکس کرتی ہے نا، ہم جہاں بھی پاکستان کی بات آئے گی نا، دیکھیں میں اپنی پارٹی کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا، اگر پارٹی اس سے ہٹ کے جا رہی ہوگی تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ، ہر فورم پہ، ہر پارٹی کے اجلاس پہ ہم پاکستان اور اس سمجھے کہ اس ایجنڈے پہ کھڑے ہوں گے اور قانون کی بالادستی پہ کافی۔ میں بیسیکلی خود کمپیوٹر سائنس کا بندہ ہوں اور میں نے ساری عمر ڈیٹا کے اوپر کام کیا ہے۔ میں ابھی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے جو بزنس انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہا ہوں۔ دیکھیں سر، آپ بات کریں فیکٹس کی بیس پہ بات کریں، جب بھی ہم آٹومیشنز کی بات کرتے ہیں نا، کہ جب ہم کسی ادارے کو آٹومیٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ کسی آرگنائزیشن کو آٹومیٹ کر رہے ہیں، تو آٹومیشن جو ہے ایک دم یہ نہیں ہوتا چٹکی بجائی آٹومیشن ہوگی، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آٹومیشن پہ جاتے ہیں، سسٹمز کو جب آپ آٹومیٹ کرتے ہیں، تو اس کے بعد امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیسٹ رن اسٹارٹ کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے یہ سسٹم بنایا، جس ادارے نے بنایا، ابھی وہی سیٹسفائی نہیں ہے، وہی
मुतमईन नहीं है, उन्होंने इतराज़ात डाल दिया है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप इतना बड़ा ये जो सिस्टम है जिन लोगों ने बनाया है वही मुतमईन नहीं, आप उठा के जाके पूरे मुल्क में उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दें, ये कैसे हो सकता है? ये सर, ये देखिए जिस तरह तहरीक इंसाफ ने मुल्क के तमाम इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है, अब वो चाहते हैं कि ये जो हमारा एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि एक इलेक्शन का प्रोसेस चलता है, ये इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, इसका भी बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। मेरे भाई देखिए मेरी बात सुने, एक प्रोसेस चल रहा है, मेहरबानी करके इसको चलने दे। और दूसरा ये कि जो आरटीएस की बात कर रहे हैं, इसका प्रॉपर तरीक़ेकार ये है कि आप ठीक है, आप जब आपका इलेक्शन कमीशन 100% सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद आप आके कुछ हलकों में इसका टेस्ट रन करें। आपको कम से कम मैं आज बता देता हूं कि अगर आप आरटीएस की इंप्लीमेंटेशन पूरे मुल्क में चाहते हैं, आपको कम से कम 2-3 इलेक्शन इसका वेट करना पड़ेगा। अभी आप कुछ एरिया कवर करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में आप पाकिस्तान का हाफ एरिया कवर करें, उससे अगले इलेक्शन में आएंगे। आपने दुनिया में भी आपके पास केस स्टडीज मौजूद है, जिन लोगों ने ये सिस्टम इंप्लीमेंटेशन की है, जिन मुल्कों ने इसकी इंप्लीमेंटेशन की है दुनिया में मौजूद है, वहां पे आप देख लें, वहां पे सक्सेस रेट कितना है और फेलियर रेट कितना है। मैं एक बात बताऊं, ये जो ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, ये बंद हो गई। यहाँ एक सीधा सीधा इलेक्शन हो रहा है, मैं एक बता दूं, ये डस्का इलेक्शन को, वो आपके सामने है। यहाँ तो बंदे गायब हो जाते हैं, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, ठीक है। तो ये आरटीएस सिस्टम या ईवीएम की बात करते हुए जेब नहीं देती, ठीक है। वो तो एक बंदे ने उसको सिस्टम भी चलाना है, उसको बंद करना है, कुछ करना है, उसका ऑपरेशनल एक बंदे के पास है। यहाँ तो पूरे स्टाफ उठा के ले जाते हैं। तो ये कैसा इलेक्शन, ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर ये किसी बाय इलेक्शन में अगर किसी में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। अभी लाहौर का इलेक्शन है, कर लें, मतलब एक एक्सपीरियंस ही कर रहा है ना इन्होंने ट्रायल पे। चीज ये है कि देखिए उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप कोई सिस्टम लेके आ रहे होते हैं तो आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लेना पड़ता है। ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का जब दिल चाहता है वो असेंबली में तशरीफ ले आते हैं, आके इजलास करके तो वो समझते हैं कि बस मैंने फैसला कर लिया तो इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। इसका तरीक़ाकार ये है, आप कमेटीज बनाए, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड करें, उसके बाद उसके चैलेंजेस सामने लेके आए, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। ये तो वन मैन शो पे तो नहीं होता है कि ये आज चाहेंगे और कल इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। दैट इज नॉट पॉसिबल। रेलेवेंट एक इदारे ने एतराज कर दिया तो फिर क्या? खान साहब ला रहे हैं, सबको फायदा होना चाहिए। आपके पास इतना बड़ा, आपके पास इतना नहीं, सुन लेना, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं चलता। नहीं, क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं चलता? आपके पास नेशनल डेटा नहीं, सुबह तो सब नहीं, आप इस चीज को मेरे ख्याल में बहुत मिक्स कर रहे हैं। नादरा आपके पास अवेलेबल है, बहुत कोई रिकॉर्ड ऑनलाइन हो चुका है। देखे नादरा के ऑनलाइन देखे कोई भी सिस्टम। अच्छा, नादरा को इससे आप निकाल रहे हैं कि नादरा के बगैर होगा ये काम? देखिए सारा डेटा बेस जो 22 करोड़ आवाम का नादरा के पास है। जी जी। क्या ये अच्छा नहीं था कि आप अपोजिशन को भी इन्वॉल्व लेते, पहले उनको ब्रीफ करते, फिर इस सिस्टम को लेके आते, फिर जैसा कि शाह साहब ने भी कहा कि ट्रायल के तौर पे आप किसी ज़िमनी इलेक्शन में उसको इस्तेमाल कर लेते तो ज्यादा बेहतर नहीं था इसमें? देखिए इमरान खान साहब ने कभी भी इसको इम्प्लीमेंट तो नहीं किया, उन्होंने एक सजेशन दी है कि 2023 का इलेक्शन इस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए। और उस पे जब ये लोग कहेंगे कि नहीं हम ना माने, मैं ना माने, जब मैं ना मानू पे चलेगी, मैं ना मानू के बाद चलेगी, तो ये तो कुछ भी काम नहीं होगा ना। देखिए अभी इस तरह तो फिर कोई भी बात नहीं कर सके, कोई भी कर रहा है। देखिए चोरी का रास्ता अख्तियार कर रहा है तो ये कोई इदारे हैं, ये हो सकता है, ये कोई यहाँ एंड और बात थोड़ी है। इदारों को साथ लेके चलना है, एक डेटा बनाना है। वो तो देखे क्या कुछ हुआ, वो तो 90 की दहाई से शुरू हो जाते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ हुआ है। 90 की दहाई में नून पीएमएलएन के स्टेज पे खड़ी हुई थी, देखे पीएमएलएन के स्टेज पे खड़ी हुई थी। आपने हमेशा एंटी पाकिस्तान के नहीं, पीएमएलएन इतनी बड़ी चीज ही नहीं है कि हम इसको, पीएमएलएन इतनी बड़ी चीज ही नहीं है कि हम इसको कहें कि हमने सिर्फ इसके खिलाफ जाना है। देखिए बहुत बड़ी गेम्स की है, करप्शन की है, इन चीजों को आप एक्सेप्ट कर लें। ये जॉइंट सेक्शन हो रहा है, ताबीर से नाराज है, दो हुकूमत कह रही है हमने उनको मना लिया, लेकिन आप अपने तजर्बे से क्या कहते हैं, क्या कोई एडवेंचर भी हो सकता है? देखें जी, एडवेंचर तो पहले हुआ था जिस वजह से कैंसिल हुआ, ठीक हो गया। अभी जो बुलाया गया, कल मीटिंग कराई जो हुई इत्तेहादियों की और बाकियों की, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया। शायद एमक्यूएम को एक वजारत और मिल जाए, ठीक हो गया। काफली को एक और मिल जाएगी, कोई शायद कुछ और चीज़ें 2-4 मतलब जो है ना मिल जाएंगे। कल खान साहब ने अच्छे खासे लॉलीपॉप वहाँ पे बांटे हैं, कल जो बुला के
جو میٹنگ بلائی ہے وہ بیسک وہ لالی پاپ دینے تھے, ٹافیاں دینی تھیں جو, ٹھیک ہے, جیسے کوئی بچے رو رہے ہوں تو ان کو جیسے سویٹ دے جاتی ہیں, ایسے ہی اتحادیوں کے ساتھ انہوں نے یہ کر تو دیا ہے. خیر دیکھیں گے کہ اگر مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکلی پارٹی جو بھی ہے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, دیکھیں نا کچھ سارے ممبرز, ابھی جماعتیں بہت ساری ہیں, ٹھیک ہے, وہ ساری جماعتیں جو ہیں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, اگر اسٹیک ہولڈرز تو ہیں وہ, ٹھیک ہے, یہ ان کو بجائے ان چیزوں کے پہلے ان سے ڈائلاگ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خان صاحب کہتے ہیں میں نے ڈائلاگ نہیں کرنا, میں نے بات نہیں کرنی ہے اپوزیشن سے. مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی, اور مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اسد کیسر کس کیپیسٹی میں جا کے وہ اپوزیشن سے بات کیوں کرتا ہے, کس کیپیسٹی میں. وہ کسٹوڈین ہے ہاؤس کا, ٹھیک ہے, وہ ایک غیر جانبدار, جب سپیکر ہوتا ہے تو وہ غیر جانبدار ہو جاتا ہے, وہ کسٹوڈین ہے, وہ کس حیثیت سے پھر جا کے اپوزیشن کو کہتا ہے کہ آئیں جی بیٹھیں بات کریں. مطلب مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی نا, یہ یو ٹرن لینے والے ان کی عادت ہے, فطرت ہوگی ہے نا, کہ ایک بات کرتے ہیں پھر دوسری بات کرتے ہیں. ان کو خدا تعالیٰ یہ عقل دے, ہدایت دے, ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں. ذیشان صاحب کیا کہتے ہیں کہ اتحادی واقعی آپ دیکھیں جی, میں تو ابھی ان کے یہ یو ٹرن پہ یہ بات کروں گا. دیکھیں یو ٹرن تو ایسی چیز ہوتی ہے, آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں, بعد میں آگے ڈسکشنز ہوتی ہے, اس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے اچھا نہیں کیا ہے. ریورس آنا یہ تو اچھی عقل والی بات ہوتی ہے, اس پہ آٹ جانا, اس پہ امپلیمنٹ کر دینا, پھر آگے نقصان ہونا, وہ زیادہ نہیں. تھوک کے چاٹنا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا, ابھی یو ٹرن ہے. پھر تو کافی ایسی چیزیں ہیں, جب آپ کی پارٹی نے کام کیا تو اس نے کیا کیا ہے. دیکھیں میں 2008 سے 13 تک, بالکل 2008 سے 13 تک جو پاکستان کی بربادی پیپلز پارٹی نے کی ہے, میرے خیال میں آج ویسی نہیں ہے. ایک کووڈ کا ایشو ہے, کووڈ-19 چل رہا ہے. دیکھیں اگر یہ ان دو پارٹیز کے ہوتے ہوئے آتا تو پتہ نہیں کیا حالات ہے. دیکھیں وہ عباسی صاحب خود مان چکے ہیں, خاقان عباسی صاحب اس بات کو مان چکے ہیں, لیویز ٹیکس عمران بہت کم لے رہے ہیں فیول پہ. تو اس نے یہی کوشچن کیا تھا کہ کیا اگر آگے سمجھو کہ ہوسٹ نے کوشچن کیا کہ آپ ہوتے, انہوں نے کہا بالکل ہم پورا اس میں لیویز ٹیکس لیتے کیونکہ ہم نے اس پہ بجٹ ہم نے اس پہ بنانا ہوتا ہے. اگر ایسی چیزیں ہیں تو اگر لیویز ٹیکس یہ 100% لگا دیتے تو آج اگر انہی کی حکومتیں ہوتی تو میرے خیال میں 200 ٹچنگ پہ ہوتے. چلیں آپ کی طرف عباس صاحب آتا ہوں کہ جیسا کہ یو ٹرن کی بات کی, شاہ صاحب نے بھی بات کی اور انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. سیکنڈلی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ پنجاب میں پاکستان پیپل پارٹی تبدیلی لانا چاہ رہی تھی, لیکن آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے بیک ڈور کوئی گورنمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کے لیے ایگری نہیں تھی, اس کی کیا وجوہات؟ سر اس میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف ایلیگیشنز ہیں, کوئی بیک ڈور پالیسی نہیں ہے. نون کا جو پالیسی ہے وہ بالکل اسٹریٹ اینڈ فارورڈ ہے. نون کا وہی بیانیہ ہے جو میاں صاحب کا بیانیہ ہے اور جس کو نون کی پوری پارٹی لے کے چل رہی ہے. بالکل آپ کا اسٹریٹ فارورڈ بیانیہ ہے. وہ بیانیہ سمپل یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, ٹھیک ہے. آپ نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیسیکلی اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے اور آپ نے ووٹ کو عزت دینا ہے. اس کے لیے پوری پارٹی یونائٹڈ ہے, سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں اور سب اکٹھے اس کے اوپر چل رہے ہیں. اور ایک چھوٹی سی چیز میں کہوں گا سر, جس طرح ابھی یہ لوگ بات کر رہے تھے سر, دیکھیں بیسیکلی یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے نا, دے آر ویری نان سیریس. ان کی نان سیریسنس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ابھی ٹی ایل پی کے معاہدہ جو ہوا, ٹی ایل پی کا پورا انسیڈنٹ ہوا, ان لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا. انہوں نے تو ایک سچویشن کریٹ کر دی تھی کہ جنریٹ ہونے جا رہا تھا. انہوں نے پہلا معاہدہ کیا, مکر گئے. دوسرا معاہدہ کیا, مکر گئے. معاہدے پہ ان کی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس آئی. پرائم منسٹر کچھ اور سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ان کے وہ جو معاہدے پہ انوالو لوگ تھے ان کی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس تھی. اگر ہمارے ریاست کے کچھ مین لوگ اس میں انوالو نہ ہوتے اور آپ کی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں جس طرح انہوں نے ایک پازیٹیو رول کیا ہے وہ پلے نہ کیا ہوتا تو اس ٹائم صورتحال ہو رہی ہوتی. تو ہم ان سے گزارش کریں گے, خدا کا واسطہ ہے پاکستان کے لیے سوچیں, اور یہ جو آپ بیڑا غرق کریں اداروں کا, خدا دیکھیں بیڑا غرق یہ باتیں آپ کو آتی ہیں. دیکھیں بیڑا غرق کہاں پہ ہوا ہے, اچھا کیا آتا ہے یہ بتائیں. شاہ جی کیا آپ سمجھتے ہیں الیکشن واقعی 2023 میں ہو گئے یا اس سے قبل بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ آئینی طور پر تو 2023 میں ہونے چاہیے, اور جو ٹینیور ہے 5 سالہ وہ اس میں تو 2023 میں ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا.
मगर मुझे जो हालात लग रहे हैं कि भागने की पोजीशन में तो जा रहे हैं, अब ये कंबल को ये छोड़ रहे हैं मगर कंबल इन्हें नहीं छोड़ रहा, और ये इससे कबल भी जल्द भी इलेक्शन बहुत ज़्यादा, मतलब मैं आपको कह सकता हूँ 95% चांसेस हैं कि उससे कबल मिड टर्म इलेक्शंस की आ सकते हैं, क्योंकि जब वो मैंने पहले जो बात की कि इत्तेहादियों को जो उन्होंने लॉलीपॉप टॉफियाँ दी हैं, अगर वो जिस दिन ख़त्म हो गई दोबारा ख़त्म होंगी तो फिर इन्हें मजबूरन अब इन पे कोई शख्स इत्तबार, कोई इत्तेहादी या इनके अपने लोग जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो खुद कॉन्फिडेंस अपना खो चुके हैं, वो महंगाई की वजह से। असल प्रॉब्लम जो है महंगाई है, महंगाई खा गई जो ठीक है, नहीं मतलब मैं आपको कहाँ पे नाराज कर रहे आम ले आम नहीं, वो चलिए पब्लिक की बात करें, दिशा साहब मैं आपकी तरफ वो आता हूं। उसकी वजह से जो हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको परेशानी है अपने हल्के में जाने में, आवाम को फेस करने में। ठीक है जनाब, आज 200 रुपया टमाटर है, 280 रुपया दर्जन अंडे हैं, क्या आप बातें करी जा रहे हैं? खुदा पेट्रोल की कीमतें जाए आप जाए अभी आप चेक कर लेते हैं अभी। जाए चेक कर ले जनाब। लेकिन निशान साहब ये ट्रू है, लेकिन चले आप ही की तरफ आता हूँ। वाकई महंगाई की वजह से जो है ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो अवाम में वो मकबूलियत का जो ग्राफ था वो बिल्कुल खो बैठी। मैं भी आपसे यही क्वेश्चन करूंगा कि नेक्स्ट जो इलेक्शन आने वाला है उसमें आप क्या मोटो लेके जाएं? देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ना, जब भी इलेक्शन करीब होता है ना, साल डेढ़ रह जाता है, तो उसमें जो आपके इत्तेहादी होते हैं वो एक नारे, एक स्लोगन पे चल रहे होते हैं। अच्छा। उन्होंने नेक्स्ट वोट लेना है। इवन के TLP के काफी मामलात काफी स्लोगन PMLQ ने एग्री किया था कि ये बिल्कुल हक पे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो हमारा वो वोट है वो भी डिस्टर्ब ना हो, हम वो भी ले लें, इधर भी बैठे हों। अभी 2023 आने वाला, यही समझें, कोई इतना टाइम नहीं है, तो वो सारे इस तैयारी में है कि नेक्स्ट ऊंट किस करवट बैठेगा, हम उस वक्त देख लेंगे। नहीं, इत्तेहादी तो मैंने कहाँ कहा है कि इत्तेहादी होगी है, मैं PMLN का कह रहा हूँ। और दूसरा इसमें एक प्लीज मेरा ये पॉइंट रह जाएगा, इसमें जैसे यही पॉइंट दे रहा हूँ कि एक टाइम आता है तो बाकी जमातें स्विचिंग करती हैं। अभी देखिए, नून का भी बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक रेडी है, कोई जरूरी नहीं है कि हम इन इत्तेहादियों पे डिपेंड करेंगे, इनसे भी आसानी से हम निकल जाएंगे। चले अब्बास साहब मुख्तसर क्या कहेंगे आखिर में? सर मैं आपसे 2 मिनट चाहूँगा, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा ये हमारे भाई जो बैठे हैं ये ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं जो हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे बात करता हूँ, ठीक है। अब सर सुनिएगा सर, देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने मिस मैनेजमेंट ऑफ द इकॉनमी की है। पिछले वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्पीच की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग सऊदीया के मशकूर है, हम दुबई के मशकूर है, हम चाइना के मशकूर है कि उन्होंने माली हेल्प आउट किया इनको, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। अब आप मुझे बताएं, पिछले 3.5 साल से हुकूमत किसकी है? तहरीके इंसाफ की। यानी आपकी नलायकी और नाअहली की वजह से आप डिफ़ॉल्ट की स्टेज की तरफ लेके जा रहे थे मुल्क को। अब आपको सर मैं ये बताता हूँ कि इसकी रीज़न क्या थी। आपको ये पता है पिछले 3.5 साल में इन्होंने 7 FBR के चेयरमैन चेंज किए हैं, इन्होंने 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए हैं, इन्होंने लातेदाद फाइनेंस सेक्रेटरीज चेंज किए हैं, और हर बंदा आता है 2-3 महीने गुजारता है, इकॉनमी का, मुल्क इदारों का बेड़ा गर्क करता है और फिर चला जाता है। और सर मैं आपको एक छोटी सी सर मुझे सर एक बात सुन लें सर, ये जो आप फिगर्स बता रहे हैं ना, देखें मैंने ये, क्योंकि इनके फाइनेंसर थे, ठीक है, ये खान साहब की ATMs थे जो 6-6 महीने के लिए आते हैं, अपना माल निकालते हैं, बैग ब्रीफ केस में भरते हैं और निकल जाते हैं। इनमें मुझे एक भी बता दें कोई इलेक्टेबल बंदा हो, कोई इलेक्टेबल। देखिए अभी खान साहब चेंज कर रहे हैं, ये हमारे भाई चेंज अगर इसी तरह एक मैं पॉइंट एजाज साहब एक मैं पॉइंट की तरफ आऊंगा, एक मेरा पॉइंट चले प्लीज कंप्लीट करने दें सर प्लीज। अच्छा सर, इन लोगों ने अपनी, आपको याद होगा 2013 से लेके 2018 तक लोगों के माइंड में एक नई चीज डाली थी, सर्कुलर डेट सर्कुलर डेट सर्कुलर डेट। सर आपको पता है जब हमारी गवर्नमेंट छोड़ के गई थी उस टाइम 400 अरब रुपया सर्कुलर डेट था और आज 2300 अरब रुपया है सर। इसी तरह सर आपको पता है कि माजी की आप गवर्नमेंट को देखें, उस टाइम एक्सपोर्ट जो है वो
टॉप सतह पे पहुंची थी, आज एक्सपोर्ट का आप हाल देखें बेड़ा गर्क हो गया है सर। इसी तरह सर अगर मैं आपकी बात करता हूं तो अगर मैं फैक्ट्स की बेस पे बात करूं तो जो आपका ऑयल है वो 107% बढ़ गया है, चीनी 87% बढ़ी है, आपकी दालें जो है वो 125% इंक्रीज हुई है। और सर मजे की बात यह है कि एक और 107% 107% आप कैसे, ठीक है, और 159 से अभी 179 टू 379 पे तो आप 107% ठीक है। और मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ और सर और मजे की बात है और आप आके प्राइम मिनिस्टर साहब और इनके वजीर एक नई खुशखबरी सुना रहे हैं आवाम को कि आपने घबराना नहीं है, सर्दियां आ रही हैं, अब आपको गैस नहीं मिलेगी। सर ये मुझे बताइए, ये गवर्नेंस का हाल है, पुअर गवर्नेंस। पाकिस्तान की तारीख में सर इतने बुरे हालात कभी नहीं हुए हैं। और सर इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा अपने भाई की बात कि ये लोड शेड। अब शादी हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, अगले प्रोग्राम में शादी फिर बात होगी। चले दिशांत साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं शादी दिशांत भाई चले इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब फिर दोबारा हम बात कर। नाज़रीन आपने मेरे तीनों मेहमानों की बातें सुनी, फैसला आप पे छोड़ देते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए इशू के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।